नमस्कार दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं। जैसे आपको पता है कि आज तीसरा दिन है हिंदी के टॉपिक पर, और हमारे पास हमने भाषा का विकास पढ़ा था, भाषा का संवैधानिक विकास पढ़ लिया। अब अगला जैसे अब चैप्टर स्टार्ट होंगे, जैसे वर्णमाला हो गया, संधि हो गया, वर्तनी हो गया, ये सारे टॉपिक अब स्टार्ट होने वाले हैं। तो उसमें से अगर हम थोड़ा सा एक बात कर सकते हैं, जैसे लिपि के लिए 2-3 मिनट का टॉपिक ये, और फैक्ट के बेस से कि लिपि क्या है। तो लिपि देखिए, किसी भी भाषा की अपनी अपनी लिपि होती है, चाहे वो अंग्रेजी भाषा हो, चाहे वो हिंदी हो, उर्दू हो, फारसी हो, कोई सी भी, तो उसका एक अपना लिपि होता है, अक्षर समूह होता है, ये सब। तो हमारे यहाँ पर है हिंदी का, जैसे देवनागरी लिपि, देवनागरी लिपि। तो इसमें अगर हम देखें कि भारत में अगर लिपियों के बारे में पढ़े, तो जैसे ब्राह्मी लिपि है, खरोष्टी है, और कुटिला लिपि है। उसी में फिर और आप पढ़ेंगे अलग से गुरु लिपि भी है, गुरुमुखी लिपि है, लहंदा है, कश्मीरी लिपि है, ये सब अलग अलग लिपि हैं। गुप्त लिपि चली थी पहले, गुप्तों के टाइम पर। तो ऐसे ही तो बाद में जो हमारी हिंदी है वो देवनागरी लिपि से विकसित है। ठीक, तो जो देवनागरी लिपि का मतलब, ये अगर इतिहास के टाइप से देखेंगे, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पर किया गया है, तो वो फैक्ट आता है हमारे पास कि देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम उल्लेख गुजरात के एक राजा थे, गुजरात के राजा जयभट्ट, इनके अभिलेखों में किया गया है। जयभट्ट के अभिलेखों में किया गया है। जयभट्ट के अभिलेखों में जो हमें प्रमाण मिलता है। ठीक, बाकी आपको इतिहास के तौर पे आपको पता होगा कि, या नहीं पता है तो देखें कि सिंधु लिपि है वो आज तक अभी तक ना तो पढ़ी गई है, क्योंकि वो भावनात्मक चित्रात्मक है। और बीच में आया भी था न्यूज़ में कि किसी ने किया है दावा कि हाँ सिंधु लिपि पढ़ी जा चुकी है, लेकिन अभी ऐसा कुछ बिल्कुल ही वैज्ञानिक तरीके से ये निकल के सामने नहीं आया है कि सिंधु लिपि को किसी ने पढ़ लिया है। तो आज भी हमें आंसर देना होता है कि सिंधु लिपि भावनात्मक, चित्रात्मक या फिर अज्ञात लिपि, क्योंकि उसमें जो जिस टाइप के अक्षर हैं उनको कोई अभी तक पढ़ नहीं पाए। तो देवनागरी लिपि का जो हमें मिलता है साक्ष्य कहाँ से, गुजरात और जयभट्ट के अभिलेख से। गुजरात के ये शासक हैं। अगला देखिए, इसी में ही हमारे पास है कि देवनागरी लिपि में क्या ऐसे गुण हैं जिससे कि हमने अपनाया है इसको। तो अगर पॉइंट्स पे ही ध्यान दें हम, तो जैसे ये अक्षरात्मक है या वर्णात्मक, ठीक। और विशेषता इसकी है कि जैसा लिखा जाता है वैसा ही पढ़ा जाता है। क्योंकि अंग्रेजी में क्या है, लिखते कुछ और है, पढ़ते कुछ और है उसको, या फिर कहीं साइलेंट होता है, कहीं कुछ ऐसा होता है। ये तरीके नहीं है हमारे हिंदी में। हमारे पास जैसा लिखना है वैसा ही उसे पढ़ना है, ठीक है। ऐसा नहीं है, कुछ दोष भी होते हैं, दोष भी हैं इनके, आप देखेंगे उच्चारण दोष के आधार पे इसको थोड़ा सा, इसके दोष भी बाद में इसको अलग अलग जो समितियां हुई हैं उन्होंने सिफारिशें किया किसको ऐड किया जाए, किसको हटाया जाए, तो वो भी आप देखेंगे। अक्षरात्मक है, जैसा लिखा जाता है वैसा ही पढ़ा जाता है, या फिर ये प्राकृतिक टाइप से है। दूसरा कि वैसे तो अक्षरात्मक में ही आ जाएगा, चिन्हात्मक, क्योंकि एक वर्ण के लिए एक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। जैसे कि अगर आपको बोला जाएगा क, तो क सिर्फ ऐसा ही लिखा जाएगा, ये नहीं कि अंग्रेजी की तरह कहीं से कि किसी की स्पेलिंग के से हो रही है और किसी की स्पेलिंग सी से हो रही है, तो ऐसा नहीं है। इसमें एक वर्ण के लिए एक ही डिजाइन दिया गया है। तो ये मुख्यतः क्या है, इसकी विशेषताएं हैं, इसके स्पेशल फॉन्ट हैं कि इसके लिए ऐसा लिखा जाएगा, ठीक है। अगला अगर हम बात करते हैं
कि देवनागरी लिपि के अगर हम भ्रामक वाले टॉपिक पर आते हैं कि किन कारणों से इसके दोष जो हैं देवनागरी के दोष, तो प्रमुख पढ़ लें कि फैक्ट के आधार पे ज़्यादा डिटेल तो नहीं जानना है आपको। दोष के आधार पर देखें हम तो इसमें उच्चारण दोष आता है, उच्चारण दोष। एक तो उच्चारण दोष, क्योंकि अब किसी ने बोला सौ, इन सौ के कारण उच्चारण दोष भ्रमित हो जाते हैं, अक्ष के कारण, ज्ञ के कारण, ये सब उच्चारण दोष आ जाते हैं। या किसी ने बोला आपको र, अब कोई लिख रहा है ट्रक, कोई लिख रहा है वर्घा, तो ये र के उच्चारण दोष के कारण थोड़ा सा इसमें डिफेक्ट आ जाता है कि ऐसे किया जाए। या फिर कहीं पर बोला जाता है अंगूर या अंगा, और इसी के लिए कहीं पर कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है, अंग य में हो जाता है, य ज्ञ ऐसे करके, ये सब उच्चारण दोष है। कहीं पर ड और अण वाले में भी लोग उच्चारण दोष में कि अण लिखें कि ड लिखें, ऐसे करके उच्चारण दोष हो जाता है। तो इससे थोड़ा सा इसमें दोष भी है हमारी देवनागरी लिपि में। तो ये आप लिख लें दोष कौन कौन से हैं और इसका विशेषताएं क्या क्या है कि जैसा लिखा जाए वैसा ही पढ़ा जाए। अक्षरात्मक है, वर्णात्मक है, लचीला है, क्योंकि आपको पता है हर बार इसमें कुछ ना कुछ मॉडिफाई होता रहता है, क्योंकि समिति रिकमेंड करती है कि सिफारिशें करती हैं और उसको फिर अपना लिया जाए, क्योंकि परिवर्तन तो प्रकृति है ना, कि परिवर्तन होना ही है। अगला इसके अगर आप देखें कि हमारे पास और क्या क्या चीज़ आता है इसमें देवनागरी लिपि में, तो कई भाषाएं हैं। जैसे आपको एक बता सकूं मैं तो देवनागरी लिपि इससे संस्कृत, नेपाली, मराठी, और हिंदी और बंगला, इन सभी की लिपि जो है वो देवनागरी लिपि ही है। ठीक है, एक तो कई बार क्वेश्चन छोटे लेवल में भी आ जाता है कि कौन सी भाषा जो है उसकी लिपि देवनागरी है या नहीं है, तो आप मुख्यतः ये 3-4 पॉइंट आप याद रख सकते हैं, इससे प्रभावित है बंगला भी। ठीक, अगला आपको एक हमारे यहाँ पर बोली जाती है, जैसे आप देखें मुगल काल में जो उनकी राजकीय भाषा थी, जैसे फारसी है, तो जो फारसी है भाषा का प्रयोग किया जाता था, और वही उत्तर भारत में तो फारसी का प्रयोग किया जाता है। लेकिन दक्षिण भारत की अगर हम बात करें तो दक्षिण भारत में हमारे पास पॉइंट आता है दक्षिणी उर्दू। उर्दू पहले नहीं थी, उर्दू दक्षिण से ही आई है, और जो उर्दू है दक्षिणी भारत में जो उर्दू बोली जाती थी तो उसको दक्षिणी बोला जाता था, दक्षिणी उर्दू। तो उसकी जो लिपि है वो है रेखता लिपि है, और इसका मतलब होता है रेखता, गिरा हुआ। रेखता का मतलब क्या होता है? गिरा हुआ, या फिर आप बोल सकते हैं ढेर। ठीक है, तो ये उत्तर भारत में फारसी लिपि थी और नीचे दक्षिणी भारत में दक्षिणी बोला जाता था, दक्षिण की भाषा। तो रेखता या जो लिपि है इसकी, और उर्दू वहाँ से निकल के आती है, फिर हमारे यहाँ उत्तर भारत में पहुँच जाती है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट हुए, आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं।
अगला हमारे पास आता है, आपको पता है कि हमारी जो देवनागरी लिपि है, इसमें जो हिंदी भाषा है इसके अंतर्गत, तो उसमें हम क्या करते हैं कि समृद्धि बढ़ाने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे भारत गुलाम रहा है अंग्रेज़ों का, तो उस समय भी कुछ जो अंग्रेजी भाषी शब्द हुए, जो डच आए थे वो लिए गए, तो ऐसे करके हमारे यहाँ हिंदी में बहुत सारी भाषा लिपियों से शब्द आए हैं। ठीक, फारसी लोग आए, मुस्लिम आक्रमणकारी आते हैं, तो उनसे भी कुछ यहाँ पर इस हिंदी में शब्दों का समावेश किया गया है। तो इसमें आप देखेंगे क्या कि जैसे हमारे पास है हमारे पास ये हिंदी में चंद्र बिंदु वाला टॉपिक नहीं था, आधा चंद्र बिंदु वाला, जैसे आप डॉक्टर लिखते हैं ऐसे करके, तो ये कॉन्सेप्ट हमारे पास कहाँ से, हिंदी में अंग्रेजी से आ रखा है। बाकी अगर हम चिन्हों की बात करें, जितने हम चिन्ह लगाते हैं हिंदी में, कि जैसे ये अल्प विराम है, ये अर्ध विराम है, ये पूर्ण विराम है, ये किसी चीज़ को इम्पोर्टेंट दिखाना है उसके लिए उद्धरण चिन्ह लगा दिया, सिंगल भी लगता है, ये डबल भी लगता है उद्धरण चिन्ह, ठीक है या ये निदेशन चिन्ह हो गया, इससे छोटा योजक चिन्ह हो गया। ये सभी चिन्ह जितने भी हैं हमारे पास, सिर्फ एक को, जो ये पूर्ण विराम है, ये हिंदी का अपना है। बाकी जितने चिन्ह आप प्रयोग में लाते हैं वे सभी अंग्रेजी के ज्यों के त्यों लिए गए हैं, ठीक है, सिर्फ इसको छोड़कर पूर्ण विराम हिंदी का है, ठीक है। तो बाहर से इसमें आए हैं सभी हिंदी लिपि में। बाकी समय समय पर, जैसे पहले अगर बात की जाए तो पहले जो भाषा लिखी जाती थी उसके ऊपर ये रेखा नहीं होती थी। अगर आप में से किसी को पता है तो आप बता सकते हैं कि ये रेखा क्या बोला जाता है, इस रेखा को, तो इसे बोला जाता है सिरो रेखा। इसका नाम है सिरो रेखा, जो ऐसे बांधे, पहले नहीं लिखा जाता था, ठीक। फिर हमारे पास और जो बाद में हुए, जैसे आप पढ़ते हैं कि भारतेंदु मंडल, महावीर प्रसाद द्विवेदी मंडल, जयशंकर प्रसाद वाला छायावाद का युग, तो ये सारे जब आते हैं तो हिंदी में सुधार होते जाता है, सुधार होता जाता है। फिर आप देखेंगे जब स्वर आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको बताया जाएगा कि कौन से स्वर कहाँ से या किस तरीके से समावेश किए गए हैं, तो उसमें भी आप देखेंगे कि हमारे पास जैसे पंचमा अक्षर होते हैं, खैर अभी बता सकता हूँ, उस समय भी बताता हूँ मैं, कि जैसे ये अंगा है, या है, अड़ा होता है लास्ट, और न और म, आप इन सब के जगह पर अनुस्वार का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक। आप देखते जाए, मैं बिल्कुल डिटेल से आपको पढ़ाऊंगा, बिल्कुल विस्तृत तरीके से, ठीक है। आप कोई ऐसा व्यक्ति हो ही नहीं सकता जिसे समझ में ना आए, ठीक है, पूरा भरसक प्रयास है मेरा और ऑफलाइन तो सबको समझ में आता ही है, पर ऑनलाइन में फर्स्ट टाइम ही पढ़ा रहा हूँ, आपको मैं बता चुका हूँ, उतना थोड़ा सा अनुभव नहीं है कैमरे के आगे पढ़ाने का, तो हल्का सा क्या पता झिझक टाइप से आपको लग रहा हो कि वैसे बार बार अगर मैं कैमरे की तरफ देखता हूँ तो फिर मुझे इधर बताना होता है सब की तरफ, तो आप अपने कंटेंट पे सिर्फ ध्यान दें, ठीक, मेरी उस पर क्योंकि आपको कंटेंट से मतलब रखना है, ठीक है। तो देखें इसमें, तो इन सब का प्रयोग पंचमा अक्षर, तो ये श्याम सुंदर दास जी ने दिया था, श्याम सुंदर, आपको पता है भारतेंदु मंडल जब मैं बता रहा था कल परसों वीडियो में, उस समय ये थे श्याम सुंदर दास, वैसे बाबू श्याम सुंदर दास बोला जाता है इनका। ये मतलब इन्होंने सिफारिश किया था क्या, जब ये हिंदी मंडल के वो थे ग्रुप में, तो इन्होंने ये बोला कि इसके लिए हम क्या प्रयोग कर सकते हैं, अनुस्वार का प्रयोग कर सकते हैं। तो आपने देखा होगा कई जगह कि झंडा ऐसे लिखा जाता है और झंडा ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक, गंदा ऐसे भी लिखा जाता है और गंदा ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक है। आपने देखा होगा संवाद इस तरीके से लिखा हुआ लिखना होता है, मौ की बिंदी, वैसे तो ये उसमें चला जाएगा आपका क्या बोलते हैं, संधि में, व्यंजन संधि में, प्लस आपने और कहीं पर भी देखा होगा जैसे गंगा, तो इसकी जगह पॉइंट आपने लगा दिया। तो ये मैं आपको बाद में सारा डिटेल बता दूंगा जब ये टॉपिक आएगा। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि हमारी लिपि में जो परिवर्तन किए जा रहे हैं दिन पर दिन, तो ये समृद्धि बनाने के लिए ही है, ठीक है।